Hello, future officers. Welcome to Decoded once again. In this video, we are going to take up the solution to test assignment number 9, and the topics which are part of this test are percentage and profit and loss. Okay, so now we'll begin solving these questions. Let's start. In the Panchayat election, two candidates took part. First got 80% of valid votes. Okay. If total votes were 12,000, what is the number of valid votes other candidate got? If 15% of all votes were declared invalid. ठीक है. अब आप देखिए कि टोटल वोट कितने होंगे. 12,000 जो है वो 100% हो जाते हैं. अब ये कह रहा है कि 15% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड. सो इसमें से 15 आप माइनस कर दीजिए. आपका आता है 80. इसका मतलब 85% ऑफ द वोट जो है वो वैलिड हैं. तो टोटल वोट थे 12,000. तो वैलिड वोट निकालने के लिए 85% ऑफ 12,000 करना होगा. तो ये आपके पास आ जाता है 10,200. 10,200 वोट्स आर वैलिड. अब जो कैंडिडेट 1 है, सबसे पहला कैंडिडेट है, उसके वोट्स हैं 80% ऑफ वैलिड वोट्स. वैलिड वोट्स हैं 10,200 आपके. गेट्स कैंसिल. तो वैलिड वोट्स आपके पास आते हैं 8160. ठीक है. तो टोटल वोट्स थे आपके वैलिड. कैंडिडेट 1 के जो वोट हुए टोटल वो है, क्योंकि कैंडिडेट 1 के पास जो वोट्स आए वो आए वैलिड वोट्स के 80%. ठीक है. टोटल वैलिड वोट्स हैं 10,200. तो कैंडिडेट 2 के वोट हो जाएंगे कितने? टोटल वैलिड वोट्स माइनस votes of candidate 1, which is 8160. So this gives you 2040. Okay, this is your answer A. Now we'll move on to next question. In the mathematics test, a student, instead of subtracting 10 from a number, added 10 to the number. What is the percentage change in the result? What is the percentage change in the result? एक बच्चे के पास कोई नंबर था, समझ लीजिए x. अब उसको क्या करना था? उसको x माइनस 10 करना था. एक्चुअली में उसने क्या कर दिया? x प्लस 10 कर दिया. ठीक है. इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ रखा है प्रीवियस ईयर में. वो हमने कराया हुआ है आपको. आप यूपीएससी के पीवाईक्यू का जो सोल्यूशन दिया हुआ है उसमें देखोगे, आपको मिल जाएगा. ठीक है. उसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन था, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन है. तो अब ये चेंज पूछता है. चेंज किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे? जो ओरिजिनल आंसर आना था. तो चेंज निकालने के लिए आप करोगे x प्लस 10 माइनस x माइनस 10 अपॉन x माइनस 10. क्योंकि ओरिजिनल रिजल्ट ये था, इसके रिस्पेक्ट में चेंज निकालना पड़ेगा आपको इंटू 100. अब जब प्लस हुआ है तो ज़्यादा ही आएगा ना आंसर, तो इसके रिस्पेक्ट में चेंज निकालना है. ठीक है. तो ये वाला पहले आएगा और इसमें से इसको माइनस करोगे आप. ठीक है. इसके रिस्पेक्ट में निकालना है. तो ये आपका आ जाएगा x माइनस x प्लस 20 अपॉन x माइनस 10 इंटू 100. ओके. I hope this is clear to you. X got cancelled. So it is 20 upon x minus 10 into 100. Now I do not know the value of x. तो ये जो इसका चेंज है वो डिपेंड किस पे करेगा? x की वैल्यू पे. x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, जो मुझे नहीं पता है. तो क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर सकते. अगर x की वैल्यू पता होती तो आप आंसर कर देते. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो आप. There are two friends who work in a company. Of these, salary of A is 75% more than B's salary. ठीक है. फर्दर A got an increment of 40% and B got an increment of 25%. and by what percent A salary is more than B? जब आपको कुछ नहीं पता होता तो आप क्या ले लेते हो? 100% ले लेते हो हमेशा. ठीक है. तो B के रिस्पेक्ट में A की सैलरी 75% ज़्यादा है, तो B की मान लो. B की सैलरी समझ लीजिए पहले 100 थी, तो A की कितनी हो जाएगी? और A की हो जाएगी आपकी 100 प्लस 100 इंटू 75 बाय 100. 100 गॉट कैंसिल. तो A की हो जाएगी 175. ठीक है. अब आगे की बात करते हैं. A को इंक्रीमेंट मिल गया है तो A डैश हो जाएगी उसकी सैलरी अब, जो कितना है 40%. 175 40 बाय 100 प्लस 175. ओके. यू आर गेटिंग दिस. सो दिस 0 गेट्स कैंसिल्ड. 2 and this 5 and this gets cancelled, and you have here 35. So it is 70 plus 175. This brings your 245 A सैलरी. नाउ B डैश निकालो. B की सैलरी कितनी हो गई है? B डैश मान लो पहले थी 100,
तो इंक्रीमेंट कितना है 25% का, तो 100 इंटू 25/100 गेट्स कैंसिल, तो इट्स सैलरी इज 125। अब ये पूछ रहा है व्हाट बाय व्हाट परसेंट ए सैलरी इज मोर देन बी सैलरी, किससे कंपैरिजन निकालनी है, बी की सैलरी, और किससे ज़्यादा है, ए की सैलरी कितनी ज़्यादा है बी से, तो कंपैरिजन बी से हो रहा है तो नीचे बी आएगा। तो आप करोगे ए की सैलरी नई वाली माइनस बी की सैलरी नई वाली अपॉन बी की सैलरी इंटू 100, क्योंकि बी के रिस्पेक्ट में पूछा तो नीचे बी आएगा। सो आपका ए डैश है 245, कितना ए डैश 245 है, 245 माइनस 125 अपॉन 125 इंटू 100 होगा, तो ये आपके पास आ जाता है कितना 120 अपॉन 125 इंटू 100, 25 5 टाइम्स 4 टाइम्स 5 24, सो दिस इज योर 2 4 4 16 एंड 1 4 2 8 और 9 96% इसका आंसर आएगा आपका 96%, जो कि आंसर नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। इन एक्सपेरिमेंट द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया कल्चर इज 4 लाख। एक एक्सपेरिमेंट के अंदर बैक्टीरिया कल्चर की पॉपुलेशन है 4 लाख। इफ दे इंक्रीज 20% एवरी डे, हर दिन बैक्टीरिया जो है 20% इंक्रीज हो जाते हैं। व्हाट इज पॉपुलेशन ऑफ स्टार्टिंग ऑफ 4th डे, मतलब हमें 3 दिन का निकालना है, तो कुछ नहीं करना आपको, आप 4 लाख का 20% निकालो यहाँ पर, प्लस 20% कितना आता है उसको आप करते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा। ये आपका आ जाएगा प्लस 80,000, और इसमें आ जाएगा, ये हो जाएगा 4,80,000, फिर 20% कर दीजिए इसका, फिर 20% करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे प्लस 96,000, उसमें ऐड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 576,000। अब उसका फिर से 20% कर दो आप, तो आपके पास यह एडिशन में आ जाएगा 1,15,200। अब वो इसमें ऐड कर दो आप, तो आपके पास इसमें ऐड कर दोगे ये 1 लाख इसमें आप ऐड करना है आपको 1,15,200 इसमें ऐड कर दोगे अगर आप 1,15,200, तो जो इसमें ऐड करने से आंसर आएगा वही आंसर है आपका। तो ये आ जाएगा आपके पास 691200। ओके, 3 बार 20% से इंक्रीमेंट हो रही है, इसमें 20% इंक्रीमेंट हो जाएगी तो इसमें ऐड करोगे तो इसका ऐड करने पे आपके पास आ जाएगा 69,100, तो आपका आंसर है ए इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। अ मैन हैज अ सर्टेन सैलरी ऑफ विच ही स्पेंड्स 20% ऑन रेंट, रेस्ट ही स्पेंड्स 20% on his education and 10% on day-to-day expenses. After all expenditure, he is left with ₹20,000. What is his overall salary in rupees? अब देखिए मैं क्या करता हूँ, हर एक्सरसाइज में ना आपको एक गलत क्वेश्चन देता हूँ, ताकि एग्जाम में अगर कोई भी गलत क्वेश्चन आपके पास आ जाए, या तो वो क्वेश्चन सही होगा उसके ऑप्शन गलत दे देता हूँ मैं, तो उससे क्या होगा कि अगर आप मतलब घबराएंगे नहीं, आप पैनिक नहीं करोगे एग्जाम में कि मेरा आंसर नहीं आ रहा, ठीक है, उसको आप छोड़ सकते हो फिर, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कि कुछ आंसर गलत भी आ सकते हैं, जो ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं दिए हुए यूपीएससी के द्वारा। ठीक है, जनरली वैसा ऐसा नहीं होता है, पर हमें वर्स्ट के सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो अब इसमें हमने ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से कोई भी आंसर नहीं है इसका आंसर कुछ और आएगा। अब निकालते हैं इसका आंसर क्या है आपका। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर समझ लीजिए इसकी टोटल सैलरी 100% थी पहले, अब इसमें से 100% में 25% वो उस पर खर्च करता है रेंट पे, फिर उसके बाद 20% खर्च कर देता है एजुकेशन पे, और 10% फर्दर कर देता है उस पर। तो आपके पास जो सैलरी बचेगी वो इसमें से आप 55% माइनस कर देंगे 100 में से, तो आपके पास आएगा 45%। अब 45% इसकी सैलरी जो है वो बच गई है। अब हमें ये नहीं पता कि उसकी टोटल सैलरी कितनी थी, तो आप क्या करो, वो टोटल जो इसकी सैलरी बची वो 20,000 है, तो मतलब उस टोटल सैलरी का 45% क्या होगा 20,000। टोटल सैलरी को समझ लीजिए x मान लीजिए। अब इस टोटल सैलरी का 45% जो है वो होगा 20,000। ठीक है, क्योंकि सैलरी लेफ्ट जो है वो 45% है और वो है 20,000। ठीक है, वो किसकी 20,000 है, x की, जो हमें पता नहीं x क्या है, तो अब निकालते हैं इसको। तो दिस इज योर 9 times। ओके, सो x इज योर 4 लाख, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 4 लाख अपॉन 9, सो दिस कम्स आउट टू बी योर्स 44,444.44। तो इसकी सैलरी थी 44,444.44। ओके,
ये इसकी सैलरी थी जो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर है ये 44,444। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देयर इज अ 2 डिजिट नंबर ए बी। अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है और ये यूपीएससी सीसैट 2025 में आ भी सकता है, क्योंकि ये नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन है अपने आप में और परसेंटेज का भी। आज तक उसने नंबर सिस्टम और परसेंटेज को अभी तक नहीं जोड़ा है, पर उसके चांसेस हैं कि वो जोड़कर क्वेश्चन बनाए, तो ये बोथ कंसेप्ट का कॉम्बिनेशन है। तो क्वेश्चन इज लाइक अ 2 डिजिट नंबर इज ए बी, इफ दिस नंबर इज रिवर्स्ड इट बिकम्स 45% ग्रेटर देन द ओरिजिनल। अगर इस नंबर को आप रिवर्स करते हो, जो रिवर्स नंबर आता है ना, जो ओरिजिनल नंबर है उसका 45% ज़्यादा है वो, ठीक है। इसका मतलब ये ऐसे कह रहा है, अगर एक नंबर ए बी था जिसको मैं लिख दिया 10a + b, आपको पता है ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, ए बी को आप लिख सकते हो 10 × a + b, तो इसको वैसे ही लिखा है, तो इसका रिवर्स होगा ba, जिसको आप लिख सकते हो 10b + a। अब मेरे पास ये दिया है, ये ऐसे कह रहा है कि अगर आप रिवर्स का नंबर निकालते हो 10b + a, तो ये आपके इक्वल आ जाता है, इससे 45% ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा 10a + b प्लस इसका 45%, 45/100 × 10a + b, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो 10b + a = अब ये 1 है, ये 0.45 हो जाएगा, तो 1.45 10a + b, getting? So this becomes your 10b + a = 14.5 times a + 1.45 times b। तो आप इसको अब सॉल्व करो, ये b वाली टर्म्स इधर ले आओ, ये वाली टर्म्स इधर ले जाओ, तो आपके पास आएगा 10b - 1.45 times b = 14.5a - a, तो आपका ये आ जाएगा 8.55। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 8.55 b = इसको करोगे आपके पास आएगा 13.5 a, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13.5 टाइम्स a अपॉन में 8.55, ठीक है। अब ये कहता है देन बाय हाउ मच % इज b ग्रेटर देन a, b a से कितना बड़ा है परसेंटेज में, तो उसके लिए क्या करोगे, b - a अपॉन a के रिस्पेक्ट में पूछा है कितना बड़ा है, × 100, तो यहाँ वैल्यू डाल दो b की, 35.a अपॉन 8.55 - a अपॉन a × 100, ठीक है। सारे a कैंसिल हो गए आपस में, तो ये आ गया 13.5 - 8.55 अपॉन 8.55 × 100, ठीक है। अब ये आएगा आपका 4.95 अपॉन 8.55 × 100, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा। आई होप सब्ट्रैक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है, सब्ट्रैक्शन तो आप खुद ही कर सकते हैं। इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 57.89%। अब इसमें है ऑप्शन में, हाँ है, तो आपका आंसर हो गया बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन एन एग्जीबिशन अ फ्लावर पॉट इज डिस्प्लेड विद अ प्राइस टैग ऑफ 1200, ठीक है। एक एग्जीबिशन में जो है ये बताया गया से प्राइस टैग 1200 दिखाने का मतलब ये विच इज़ 20% अबव इट्स कॉस्ट। प्राइस टैग अगर 1200 का, इसका मतलब मार्कडअप प्राइस, जो मार्क करके लिखा हुआ है उसके ऊपर प्राइस, जरूरी नहीं है वो इतने का ही मिला हो आदमी को, उससे सस्ता भी मिल सकता है, उससे महंगा भी मिल सकता है, ठीक है। पर इसमें ये कह रहा है कि सस्ता मिला है, तो ये 1200 है मार्कडअप प्राइस, ये 20% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो आप कॉस्ट प्राइस को CP मान लेते हैं। तो ये कह रहा है कि CP + 20% ऑफ CP = आपका 1200। तो ये आपका यहाँ पे अगर आप इसको करोगे तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल और डेसिमल का 2, तो CP + 0.2 CP। अगर किसी भी नंबर के नीचे 10 लिखा है तो उसको पॉइंट लिख सकते हैं, 100 लिखा है तो 0.02 लिख सकते हो, ठीक है, = 1200। तो 1.2 टाइम्स CP = 1200। अब इसको सॉल्व करो आप, तो यहाँ पे आपका 10 आया और ये आपका 12 से 12 कैंसिल, ठीक है। तो आपका CP इसका हो जाएगा 1000 रुपीज़, क्योंकि ये 10 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ठीक। अब आगे चलते हो। इफ़ दिस पॉट इज सोल्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब देखो मार्कडअप प्राइस था 1200, अब उसके ऊपर इसने डिस्काउंट दे दिया 10%, ठीक है। तो मतलब जो जितने का जो सेलिंग प्राइस वो हो गया, वो ये है कि 1200 - 120, ये जो 120 यहाँ से आया,
तो इसका सेलिंग प्राइस आपके पास आ जाएगा कितना, 1080। तो अब मुझे निकालना है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न। प्रॉफिट अर्न कैसे निकलेगा, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। दिस कम्स योर्स 1080 माइनस 1000 अपॉन 1000 इंटू 100। ओके, so this comes your 80 upon 10 0 is equal to 8%। तो ये इसका प्रॉफिट हुआ 8% यहाँ पर। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज अ बिट ऑफ ऑन अ डिफिकल्ट लाइन। अगर यूपीएससी कभी भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेगा परसेंटेज में से, तो वो इतना डिफिकल्ट ये पूछ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले से कर चुके हैं, जो हमने इलस्ट्रेशन ली है ना प्रॉफिट एंड लॉस की और परसेंटेज की, उसके अंदर एक क्वेश्चन किया हुआ है। अगर आपको इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी देखो, यहाँ देखने से भी आपका हो जाएगा। ओके, ये कहता है अ डीलर, जब ऐसा हमें दिया हो कि हमें वेट दिया हो और प्राइस कंपैरिजन हो, तो वेट या प्राइस दोनों में से किसी को भी यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है कि अ डीलर ऑफ ऑरेंजेस डिस्प्लेइंग ऑरेंजेस एट 20% मार्कअप प्राइस, मतलब कि जितने रुपए का उसको मिला उससे उसने 20% ज़्यादा, जितना उसको कॉस्ट प्राइस बता रहा है वो लोगों को, उससे 20% ज़्यादा उसने मार्कअप प्राइस लिखा उसका। ठीक है, एंड सेल्स देम एट 10%। अब जो मार्कअप प्राइस था उसका 10% पे सेल किया डिस्काउंट देके। फर्दर ही चीटेड बोथ हिज सप्लायर एंड द बायर बाय दिस योर 1000 grams while buying or selling 1 kg of orange। ठीक है, वॉट इज द प्रॉफिट अर्न बाय द डीलर। जब उसने बेचा तो भी उसने 100 ग्राम का घपला कर दिया, और जब खरीदा तब भी किया। तो इसका मतलब जब उसने 100 ग्राम बोला और 100 ग्राम के पैसे दिए, तो उसने 1100 ग्राम ले लिया, क्योंकि 100 ग्राम की घपली करी। तो उसने मतलब अगर उसने 1000 रुपये दिए थे, ठीक है, तो उसने खरीद लिया था इतना ग्राम। अगर वो 1000 रुपये ग्राम था तो उसने 1000 रुपये देके कितना ग्राम खरीद लिया, 110 ग्राम। ठीक है, पर वो लोगों को क्या कह रहा है कि मैं तो इतने का लाया हूँ 1000 रुपये का। अब इस पे मार्कडअप प्राइस आएगा, क्योंकि मार्कडअप प्राइस इसी का होगा ना, जो वो कॉस्ट प्राइस हमें समझा रहा है कि मेरा तो इतना ही कॉस्ट प्राइस है, उसके ऊपर मार्कडअप प्राइस आएगा। ठीक है, 20/100 000। सो दिस इज योर 200। तो जो इसका मतलब इसका मार्कडअप प्राइस कितना आ गया, फिर मार्कडअप प्राइस इसका आ गया आपका 1000। तो इसकी बोल रहा है कि मैंने इतने का दिया है, पर 200 रुपये का उसके ऊपर मार्कडअप किया, इसका मार्कडअप प्राइस आ गया 1200 रुपये आपके पास। ठीक है, अब ये मार्कडअप प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा है 10% का, तो 1200 इंटू 10/100 0000, सो 120। सो इसका सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा 1200 माइनस 120, दिस इज योर 1080 रुपीज़। ठीक है, और अब देखो इसने कहा कि ही चीटेड बोथ हिज सप्लायर एंड बायर, जिसने उससे सामान खरीदा उसको भी चीट किया। अपने जिस आदमी ने इसको 1080 रुपये दिए, उसको इसने कहा कि मैंने आपको 1000 ग्राम दिया है, पर 1000 ग्राम दिया नहीं, दिया कितना, 1000 माइनस 100 इज इक्वल टू 900। तो 900 ग्राम का SP है आपके पास 1080। तो SP हम इसका कंसीडर करेंगे 900 ग्राम का जो है 1080 रुपीज़। ठीक है, अब फिर हमें 900 ग्राम का वो निकालना पड़ेगा, क्या कहते हैं, CP। अब आप ये देखो कि इसने 1000 रुपीज़ दे के 1100 ग्राम लिया था, तो आपका इसका 1 ग्राम कितने का हो गया, 1000/1100 00 कैंसिल। तो 900 ग्राम का कितना हो जाएगा आपके पास, 900 ग्राम का हो जाएगा 900 इंटू 10/111। ठीक है, 900 ग्राम का जो CP आएगा, क्योंकि हमें अब CP 900 ग्राम का चाहिए यहाँ, तो 1100 ग्राम का जो CP है वो है ₹1000। तो 1 ग्राम का CP कितना हो गया, 1000 डिवाइड यूनिटरी मेथड, इसको यहाँ लेके जाओगे
1 ग्राम का CP हो जाएगा आपके पास इतना रुपये, तो 900 ग्राम का कितना हो जाएगा इतना। तो इसको आप सॉल्व करो, इसके आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9000 अपॉन 11, जो कि होगा आपका 818 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, अब निकालना मुझे क्या है इसका प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए क्या करोगे आप, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP ऑफ 900 ग्राम माइनस CP ऑफ 900 ग्राम अपॉन CP इनटू आपका 100। तो ये हो जाएगा SP कितना था 900 ग्राम का 1080, इसका CP कितना था 181 अपॉन CP 181 इंटू आपका 100। तो ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 32 पॉइंट समथिंग %। ठीक है, जो इसका आपका आंसर बनेगा, जो इसका आंसर है B। ओके, नाउ वी आर डन विद ऑल दिस न्यूमेरिकल्स। नाउ वी विल टेक द comprehension questions. These comprehension questions are taken from the UPSC CSAT 2022 पेपर। ओके, हम आपको जनरली या तो हिंदू से मैं खुद आपके लिए बनाता हूँ कॉम्प्रीहेंशन, या फिर मैं आपको जो CSAT में प्रीवियस ईयर आया वही कराता हूँ, क्योंकि उसी से आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी, क्योंकि UPSC का पूछने का तरीका खुद का अलग है। तो शुरू करते हैं। डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 2 items, रीड द फॉलोइंग 2 पैसेज एंड आंसर द आइटम्स दैट फॉलो द पैसेजेस। योर आंसर टू दिस आइटम शुड बी बेस्ड ऑन पैसेज ओनली। पर पैसेज एक ही है, क्वेश्चन 2 हैं। ठीक है, 2 पैसेज नहीं है। अब इसके ऊपर सॉल्व करते हैं इसे, क्वेश्चन को पढ़ो। देखो, पैसेज करने का एक ही तरीका है, जो भी इसमें दिया है उसी को कंसीडर करना है, अपने आप से कुछ मत सोचो। ठीक है, द मेन थ्रेट टू मेंटेनिंग प्रोग्रेस इन ह्यूमन डेवलपमेंट comes from the increasingly evident unsustainability of production and consumption patterns. Current production models rely heavily on fossil fuel. Okay. We now know that this is unthinkable because the resources are finite. The close link between economic growth and greenhouse gas emission needs to be served for human development to become truly sustainable. Some developed countries have begun to alleviate the worst effects by expanding, recycling, and investing in public transport and infrastructure. But most developing countries are hampered by high cost and low availability of green energy resources. Developed countries need to support developing countries' transition to sustainable development. अब दोबारा से इसको पढ़ते हैं। The main threat to maintaining progress in human development comes from increasingly evident unsustainability of production consumption pattern. देखो, ये कहता है कि जो मेन थ्रेट है ह्यूमन डेवलपमेंट को वो करने के लिए, बढ़ाने के लिए, वो आती है अनसस्टेनेबल प्रोडक्शन और कंजम्पशन पैटर्न से। करंट प्रोडक्शन मॉडल रिलाई ऑन फॉसिल फ्यूल। अभी जो प्रोडक्शन मॉडल सारे हैं वो फॉसिल फ्यूल पे रिलाई करते हैं। वी नो दिस दैट दिस इज अनसस्टेनेबल बिकॉज रिसोर्सेज आर फाइनाइट। और जो फॉसिल फ्यूल है वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, तो ये अनसस्टेनेबल चीज़ है। द क्लोज लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन नीड्स टू बी सर्व्ड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट टू बिकम ट्रूली सस्टेनेबल। जो लिंक है ना इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्रीन हाउस गैस का, उसको ढंग से देखना पड़ेगा ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट सस्टेनेबल बन जाए। सम डेवलप्ड कंट्रीज हैव बिगन टू एलिवेट द वर्स्ट इफेक्ट्स बाय एक्सपैंडिंग, रिसाइकलिंग एंड इन्वेस्टिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कुछ कंट्रीज ने क्या किया इसको ठीक करने के लिए, डेवलप कंट्रीज ने रिसाइकलिंग पे काम किया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना शुरू किया। बट मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आर हैम्पर्ड बाय कॉस्ट एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास पैसे नहीं है इतने और रिसोर्सेज भी कम है क्लीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए, और क्लीन एनर्जी क्योंकि महंगी पड़ती है तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ती उनके लिए। डेवलप्ड कंट्रीज नीड टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करनी चाहिए सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ ट्रांजिशन करने में लिए, यानी कि उनको ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने के लिए उनकी मदद करनी चाहिए टेक्नोलॉजिकली और फंड से भी। अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, देखो, हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल बिल्कुल ठीक बात है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अनसस्टेनेबल इसलिए है क्योंकि वो रिसोर्स बहुत कम है। अगर वो रिसोर्स इनफाइनाइट होता तो कोई बात ही नहीं होती। एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग नहीं, एक्सपेंशन ऑफ रिसाइकलिंग से तो सस्टेनेबल हो जाएगा वो, तो 3 वाला तो काट ही दो, और 1 तो आपका आंसर है ही, तो इसका आंसर बन जाएगा 1 और 2, क्योंकि इसमें 1 नहीं है तो इसको भी काट दो, तो इसका आंसर है 1 और 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10। डेवलप्ड कंट्रीज कैन सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ट्रांजेक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट बाय। ठीक है, अब ये कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
Developed countries can support developing countries transition to sustainable human development by making clean energy resources available at low cost. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसे कम है, यहाँ पे बोल रहा है. ठीक है. Providing loans for improving their public transport at nominal interest rate. ओके, ठीक है, इसको भी कंसिडर किया जा सकता है. Encouraging them to change their production consumption pattern, इससे भी किया जा सकता है. अब पैसेज के हिसाब से तो सिर्फ ना ये लिखा हुआ है. ठीक है, पैसेज के हिसाब से सिर्फ ये लिखा हुआ है इसके अंदर, तो पैसेज के हिसाब से ये ही होना चाहिए. पर अगर आप ओवरऑल ज़रा थोड़ा पैसेज को थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में देखोगे, उसका जो मीनिंग है और ज़्यादा उसको आप ज़्यादा वाइड देखोगे, तो ये दोनों भी उस कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं. तो इसका आंसर ये डी भी हो सकता है. ठीक है. So with this we are done with these questions. I hope these questions are clear to you. Keep practicing these questions. These similar type of questions have already been repeated in UPSC and would be repeated because UPSC का पैटर्न हमेशा सेम रहता है. वो सेम टाइप के क्वेश्चंस को ही वैल्यू चेंज करके या थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछता है बार बार. तो आप ये जो क्वेश्चंस हैं ये UPSC टाइप के ही हैं, और जो आपके PYQ कराए गए हैं उनको करें और इन क्वेश्चंस को करें. आपका बहुत अच्छे से क्लियर CSAT हो जाएगा. थैंक यू सो मच.